डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिकांगों में माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाजी बॉडी, ठीक है, और लाइसोसोम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो कोशिकांग होगा वो होगा राइबोसोम। अगला कोशिकांग जो होगा क्या होगा? राइबोसोम होगा। देखेंगे कि राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने कोशिकांग हैं सबसे छोटा कोशिकांग इसको माना जाता है, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1974 ईस्वी में इसकी खोज की। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1974 ईस्वी में इसकी खोज की। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो गोलाकार और कला विहीन होता है। गोलाकार और क्या होता है? कला विहीन होता है। शेष जितने कोशिकांग हम इससे पहले बताए हैं सब में बताए हैं कि कोशिकांग या तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है, अथवा सिंगल झिल्ली से मिलकर बना होता है। लेकिन ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कला विहीन होता है, अर्थात किसी प्रकार की मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो राइबोसोम मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। राइबोसोम जो है एक होता है आरएनए, दूसरा जो होता है प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होने के कारण इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सिंपली साइटोप्लाज्म में ये कण के रूप में इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा भी अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से माइटोकांड्रिया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियां होती है उसमें धंसा रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस दो प्रकार के बताए थे, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों में ये राइबोसोम क्या होता है? धंसा रहता है। माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम। कैसा होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। देखेंगे कि राइबोसोम जो होता है दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखेंगे ये राइबोसोम जो है इस प्रकार दिखाई देता है और दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये छोटी उप इकाई कहलाती है और ये बड़ी उप इकाई कहलाती है। ये दोनों उप इकाइयाँ एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन के सांद्रता के कारण ये जुड़ी रहती है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के कारण जुड़ी रहती है। जब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तब ये दोनों उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं। और जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता घट जाती है तो दोनों उप इकाइयाँ क्या होती है? एक दूसरे से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा राइबोसोम की संरचना। राइबोसोम जब बहुत से राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक संरचना बनाते हैं। उसी संरचना को हम पॉलीसोम्स कहते हैं। इस प्रकार होता है। देखेंगे जब बहुत से राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक संरचना बनाते हैं जिन्हें कहते हैं पॉलीसोम्स, ठीक है। बहुत से राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना को पॉलीसोम्स कहते हैं। तो ये रहा राइबोसोम की संरचना। अब इनके प्रकार के बारे में जान लिया जाए। देखेंगे प्रकार। राइबोसोम जो होता है
राइबोसोम को उनके उप इकाइयों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक जो होता है 70S प्रकार का और दूसरा जो होता है 80S प्रकार। 70S प्रकार का राइबोसोम, 80S प्रकार का राइबोसोम। 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है वह मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो होता है बैक्टीरिया आते हैं और नीले हरे शैवाल आते हैं। अर्थात बैक्टीरिया में और नीले हरे शैवालों में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हाँ, ये किन किन उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो ये भी दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनमें 30S प्लस 50S उप इकाई होता है। यानी 70S प्रकार का राइबोसोम 30S जो छोटी उप इकाई है और 50S जो बड़ी उप इकाई है, इन दोनों के आपस में मिलने से 70S प्रकार का राइबोसोम बनता है। ठीक है, तो ये रहा इसका फिगर, देखेंगे ये रहा, ये 30S हो जाएगा और ये 50S हो जाएगा। दोनों उप इकाइयाँ आपस में मिलकर 70S प्रकार के राइबोसोम की रचना करते हैं। ठीक है, 80S प्रकार का राइबोसोम जो होता है मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग भी यूकैरियोटिक, हम लोग की बॉडी जो है यूकैरियोटिक कोशिका से ही मिलकर बनी है। ठीक है, तो हम लोग की भी कोशिका में पाए जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, 80S प्रकार का राइबोसोम ये भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक होता है 60S और एक होता है 40। 40 और 60, 40S और 60S दोनों उप इकाइयाँ आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, अब इसमें एक देखेंगे, मैक्सिमम बच्चे ये पूछते हैं, हमें क्लास जब भी लेते हैं तो क्लास में ये पूछते हैं कि ये S क्या है, या 70S प्रकार जब पढ़ाते हैं या 80S प्रकार, तो इन उप इकाइयों को जोड़ते हैं। जैसे 50, 30 कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, और लिखते हैं क्या? 70S। तो वास्तव में जोड़ा नहीं जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। 100 लिखना चाहिए, लेकिन 100 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 80S होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ा नहीं जाता है, इसको जान लें। लेकिन S क्या है? S जो है राइबोसोम को मापने की इकाई है, जिसे हम स्वेड वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेड वर्ग। स्वेड वर्ग। ठीक है, S जो है इसको स्वेड वर्ग कहते हैं। यह एक प्रकार की राइबोसोम की मापने की इकाई है, यूनिट है। ठीक है, और इसकी खोज, इस इकाई की खोज स्वेड वर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया, जिनके नाम पर इस इकाई का नाम स्वेड वर्ग यूनिट पड़ गया। ठीक है, जो राइबोसोम को मीजर करता है, मापता है। ये मापा कैसे जाता है? राइबोसोम का एक बिलियन बनाया जाता है, जिसमें 70S, 80S या उनकी जो उप इकाइयाँ होती हैं सभी उसमें उस बिलियन में पाई जाती हैं। फिर एक मशीन होता है, एक यंत्र होता है जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और उस मशीन के अंदर, ठीक है, डाल दिया जाता है, फिर उसको घुमा दिया जाता है। ठीक है, फिर घुमाने के बाद उस बिलियन में 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है वो गति करते हुए अगर 70S पर बैठ गया तो वो 70S प्रकार का राइबोसोम है। अगर 80S प्रकार का राइबोसोम है तो वो 80S प्रकार पर गति करते हुए बैठ जाता है। इस प्रकार उसको मीजर कर लिया जाता है, इससे पता लग जाता है कि किस प्रकार का ये राइबोसोम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यूनिट है, इकाई है, जिसे हम स्वेड वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेड वर्ग कहते हैं। तो ये रहा राइबोसोम की संरचना, उनके प्रकार। ठीक है, अब आगे देखेंगे कार्य, फंक्शन। अगला जो है फंक्शन होगा, कार्य। फंक्शन, राइबोसोम का काम क्या होता है? तो राइबोसोम जो है यह कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री।
ठीक है। ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया कहाँ होती है? तो राइबोसोम कोशिकांग में ही होती है। इसीलिए इस कोशिकांग को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो ये इसका कार्य होगा। अगला कोशिकांग के बारे में देखेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे तारक काय है। तारक काय सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम तारक का। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया? तो सेंट्रोसोम जो है ये भी एक प्रकार का कोशिकांग ही माना जाता है। इसकी खोज वान वेंडेल ने किया। वान वेंडेल वान वेंडेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होता है यह दो बेलनाकार संरचनाएं इनके केंद्र भाग में पाया जाता है, मिलकर बना होता है। इन दो बेलनाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं या तारक केंद्र, तारक केंद्र कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम के मध्य में दो बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इन बेलनाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं, अथवा इसको सेंट्रियोल कहते हैं। इसी सेंट्रियोल को अगर मान लिया जाए ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है। इस सेंट्रियोल के चारों ओर, ठीक है, कुछ का चाबी कोशिका द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं। चारों का चाबी कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और यही इसी सेंट्रोसोम में 27 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। 27 माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। 27 जो है माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। और ये 27 माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जो 27 होती हैं, वह 3-3 की संख्या में 9 समूह में व्यवस्थित होते हैं। 3-3 की संख्या में 9 समूह में व्यवस्थित होते हैं। और इसके चारों, इस सेंट्रियोल्स के चारों व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का रिंग बनाते हैं, देखेंगे। इस प्रकार होते हैं। देखिए, ये 3-3 के ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं, 3-3 की संख्या में 9 समूह में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और बीच में जो होता है ये तारक केंद्र होता है, और ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं। इस प्रकार व्यवस्थित होकर तारक काय का निर्माण होता है, सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। तो ये तो संरचना हुआ। इनके कार्य के बारे में जान लिया जाए। देखेंगे इस जो सेंट्रोसोम होता है, इसका मुख्य काम है कोशिका विभाजन क्रिया में सहायता करना, सेल डिवीजन में सहायता करना। ठीक है, और ये क्या करता है? जब कोशिका विभाजन क्रिया होता है तो उस समय स्पिंडल का निर्माण करता है, तर्क का निर्माण करता है। इसी तर्क के बनने के कारण जो गुणसूत्र में सेंट्रोसोम होते हैं
वहीं से स्प्लिटिंग होती है, जिससे गुणसूत्र टूटकर अर्ध गुणसूत्रों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार कोशिका विभाजन में ये सहायता करते हैं और तर्क का निर्माण करते हैं, स्पिंडल का निर्माण करते हैं। यही प्रमुख काम इसका है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले कोशिका के बारे में